हेलो एवरीवन, वेलकम टू टू आई एस एन पी सी एस। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन 11 मोहरी बीबी का केस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लैंडमार्क केस है इस टॉपिक का। उसके बाद बेनिफिशियरी कॉन्ट्रैक्ट में कौन हो सकता है, किसे माना जाएगा बेनिफिशियरी, और उसके रिलेटेड अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसे इन्फोर्स किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कंसिडरेशन का होना जरूरी है या नहीं है फॉर द बेनिफिशियरी, ये हम लोगों ने देखा था राज रानी वर्सेस प्रेम अदीब का केस में। और एक श्रीकाकुलम सुब्रमण्यम वर्सेस कुरा सुब्बा राव का एक केस था, जो कि इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टॉपिक कल का सेक्शन 68। सेक्शन 68 बात कर रहा था क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइज टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। मीन्स उस व्यक्ति को नेसेसरी का सप्लाई करना जो कि इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि वो जो इनकैपेबल पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता। इनकैपेबल ऑफ इंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनी वन हु इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, वो व्यक्ति जो कि इसको लीगली बाउंड है सपोर्ट करने के लिए, तो उसे जो भी नेसेसरी वो सप्लाई करता है वो बाद में रीइंबर्स कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी से, बाद में उसकी प्रॉपर्टी से वो ले सकता है, वो प्रॉपर्टी वो पैसे ले सकता है, उतना ही खर्चा जितना उसने उसके नेसेसरी को फुलफिल करने के लिए, नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए लगाए हों उस इनकैपेबल पर्सन के। तो ये हम लोगों ने 68 देखा था। उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ इलस्ट्रेशंस भी देखा था। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज नेसेसरीज टू अ पर्सन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। नेसेसरीज क्या होता है टू अ पर्सन इन अ कॉन्ट्रैक्ट? तो एक केस है, किस चीज को नेसेसरी माना जाएगा, इस केस में ये डिसाइड किया गया था। फॉरेन इंग्लिश लॉ का ये केस है, पीटर्स वर्सेस फ्लेमिंग 1840 का, बहुत पुराना केस है लेकिन लैंडमार्क केस है, क्योंकि इस केस में ये बताया गया था कि किन किन चीजों को नेसेसरीज मानी जाएगी और उसके अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कराया जाएगा, इन्फोर्स कराया जाएगा। तो इस केस में ये इसके फैक्ट्स है, द माइनर कंसर्न वॉज अ चाइल्ड ऑफ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। एक जो माइनर था वो मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो मेंबर थे उनका बेटा था। जो माइनर था वो भाई अच्छे खासे जो मेंबर थे पार्लियामेंट के, उनका बेटा था, वो भी ब्रिटिश के। ही बॉट रिंग्स, पिन एंड वॉच चेन। ये देखिए यहाँ पे वॉच चेन से आपको ये केस याद करने में आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने इमेज लगा के रखा है वॉच चेन का। तो वो खरीदता है कुछ रिंग्स, पिन और वॉच चेन, बट डिडंट पे फॉर दीज आइटम्स। पर उसने पे नहीं किया, वो खरीदा, उसने लिया दुकानदार से, लेकिन उसने उसका पेमेंट नहीं किया। जो बेटा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के का जो मेंबर है, उनका जो बेटा था उसने सामान खरीदा दुकान से, जो कि वॉच चेन था, पिंस था, रिंग्स था, बट उसने उसका पैसा पे नहीं किया। द कोर्ट हेल्ड दैट दीज गुड्स वर commensurate with his status in life and therefore were necessaries he had to pay for them। देखिए ये जो डिसीजन था वो ज्यूरी का डिसीजन था। कोर्ट ने ज्यूरी के डिसीजन पे डाल दिया कि आप डिसाइड करिए क्या जो वो लड़का है जो माइनर है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बेटा है, वो उसके लिए ये चीजें क्या नेसेसरीज मानी जाती? अगर कोई नॉर्मल लड़का ये चीजें खरीदता और पैसा पेमेंट नहीं करता तो क्या उसके लिए नेसेसरीज होता ये? या वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बेटा है, वो जो ऑफिसर का बेटा है, अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है इस चीज का, तो क्या उसे उसका ये नेसेसरी चीजें मानी जाएंगी? तो कोर्ट ने ये ज्यूरी के ऊपर डाल दिया और ज्यूरी ने कहा कि ये जो सारे गुड्स है जैसे पिन्स, रिंग्स और वॉच चेन, उसके स्टेटस ऑफ लाइफ से ये नेसेसरीज था एंड ही हैड टू पे फॉर देम। तो जो भी नेसेसरी चीजें होंगी उसके लिए उसे पेमेंट करना होता है, बाद में पेमेंट होता है। अगर अगर कोई एक बच्चा, कोई माइनर छोटा बच्चा, 5 साल का 6 साल का बच्चा अगर जाता और ये चीजें खरीदता दुकानदार से और उसका पेमेंट नहीं देता, पे नहीं करता, पेमेंट नहीं देता,
ठीक है, ये चीजें खरीदता। और बाद में दुकानदार जब इससे पैसा लेने के लिए आता तो ये कहता, को दुकानदार ये कहता तो ये इनकी नेसेसरी चीजें थी इसलिए मैंने दे दिया, अब मुझे पैसा चाहिए। तो इसके केस में ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये उस स्टेटस ऑफ लाइफ को जी नहीं रहा है जहां पे 5-6 साल के बेटे को इस चीज की जरूरत हो, 5-6 साल के बच्चे को इस चीज की जरूरत हो, जैसे कि वॉच चेन की। पहली बात तो उसे घड़ी देखने आती नहीं होगी, या घड़ी देखने आती भी होगी तो ये जो वॉच चेन है उसका इसमें कोई यूज नहीं होगा, तो इसके लिए नेसेसरीज नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बेटा था उसके लिए ये जो वॉच चेन है वो एक तरह से नेसेसरीज मानी गई, उसकी जरूरत की चीज मानी गई, उसके बिना उसकी लाइफ जो है वो अधूरी है, ये इस हद तक माना गया जरूरत इसका, वॉच चेन का। तो इसलिए उसको पेमेंट करना पड़ा इस वॉच चेन के लिए। अगर नहीं माना जाता तो कॉन्ट्रैक्ट ही void हो जाता। अगर इसे नेसेसरीज नहीं माना जाता तो कॉन्ट्रैक्ट ही void हो जाता, क्योंकि माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। तो जो माइनर के साथ, अगर ये 5-6 साल के लड़के के साथ, 5 to 6 years के लड़के के साथ जो कि गरीब है उसके साथ अगर इस तरह की चीजें होती, जो कि नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, अगर उसके साथ इस तरह की चीजें होती, दुकानदार उसे दे देता, बाद में उसे पेमेंट लेने जाता कि मैंने इसे नेसेसरीज थी इसलिए दे दिया, अब मुझे चाहिए पेमेंट, तो भाई ये माना जाएगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट बच्चे के साथ आपने किया। पहली बात तो जब आपने बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसे इन्फोर्स नहीं माना कराया जाएगा, नहीं माना जाएगा, ये वॉइड है। तो ना आपकी नेसेसरीज मिलेंगी, ना आपका वॉच चेन वापस दिया जाता, ना कोई पेमेंट दिया जाता, क्योंकि बच्चे के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। लेकिन यहाँ पे दिया गया वापस। क्यों? क्योंकि उसके स्टेटस ऑफ लाइफ से ये मैच करता, उसके लिए अगर उस स्टेटस में कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसके लिए ये जरूरत की चीजें हैं। उस स्टेटस में अगर कोई रह रहा है, हाई स्टेटस है उसका, तो तो ये इसलिए लैंडमार्क केस बन जाता है फ्लेमिंग वर्सेस पीटर्स वर्सेस फ्लेमिंग का 1840 का, कि नेसेसरीज क्या होती हैं, किस हद तक किसी चीज को नेसेसरीज माना जा सकता है। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने ये समझा है अभी तक में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक में, पहला कि बेनिफिशियरी का टॉप कौन हो सकता है। पहली बात तो ये हमने देखा कि बेनिफिशियरी कौन कौन हो सकता है, बेनिफिशियरी को कॉन्ट्रैक्ट का लाभ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो हाँ, अगर उस बच्चे का, उस माइनर का बेनिफिट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं माना जाएगा। अगर उसका बेनिफिट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं किया जाएगा। दूसरा हम लोगों ने देखा अगर नेसेसरी चीजें होंगी, पर्सन के नेसेसिटी के से रिलेटेड कोई चीजें होंगी, अगर उस पर्सन को कोई फुलफिल कर रहा है, उसके नेसेसिटीज को कोई फुलफिल कर रहा है, या उस इनकैपेबल पर्सन के नेसेसिटीज को या उसके घर वालों के नेसेसिटीज को कोई फुलफिल कर रहा है, तो बाद में वो पर्सन जो है, जो फुलफिल कर रहा है, वो अपना पैसा वापस ले सकता है, वो रीइंबर्स कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी से पैसे। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे केस लॉ से समझा, पीटर्स वर्सेस फ्लेमिंग का। तो यहाँ पर सेक्शन 11 कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग, मूव ऑन करते हैं सेक्शन 12 पे, विच इज टॉकिंग अबाउट अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कौन अनसाउंड माइंड है? पहला हम लोगों ने देखा कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता। अगर कोई माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता, बट विद एक्सेप्शन, अगर उसके बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। एक्सेप्शन क्या है इसका? एक्सेप्शन ये है कि अगर माइनर के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, या अगर नेसेसिटी है, नेसेसिटी है किसकी? किसका? इनकैपेबल पर्सन का, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता, तो इसमें इन्फोर्स कराया जा सकता है। इसका एक्सेप्शन था ये। अब सेकेंड क्या है? सेकेंड इज अबाउट अनसाउंड माइंड। अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, या उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। ये बात किसमें दी गई है? ये सेक्शन 12 में दी गई है। व्हाट इज अनसाउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अनसाउंड माइंड होता क्या है? व्हाट इज साउंड माइंड, व्हाट इज अनसाउंड माइंड, क्या होता है? दोनों में, दोनों कैसे डिसाइड होगा कि ये साउंड माइंड है या ये पर्सन अनसाउंड माइंड है? क्योंकि ये इसकी बहुत सारी वेराइटीज हो सकती हैं। हो सकता है कोई पर्सन एक दिन के लिए सही रहता हो, अगले दिन उसका दिमाग ठिकाने पे ना रहता हो सकता है कोई पर्सन परमानेंटली पागल है,
हो सकता है कोई पर्सन टेम्पररीली पागल है, हो सकता है कोई पर्सन पागल तो नहीं है लेकिन वो चीजों की गंभीरता को समझ नहीं पाता है, हो सकता है कोई व्यक्ति जो है, कोई लड़का जो है वो 19 ईयर्स का है, 18 प्लस है, वो मेजर है, लेकिन वो चीजों की गंभीरता को, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की गंभीरता को नहीं समझ पा सकता, तो क्या उसे भी अनसाउंड माइंड माना जाएगा अंडर कॉन्ट्रैक्ट? ये सब इस सेक्शन 12 से क्लियर होगा, विच इज टॉकिंग अबाउट हु आर अनसाउंड माइंड पर्सन, या कि साउंड माइंड पर्सन कैसे माना जाएगा, कैसे जाना जाएगा कि वो व्यक्ति जो है वो साउंड माइंड पर्सन है। A person is said to be sound mind for the purpose of making a contract if वो व्यक्ति को साउंड माइंड माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो कि एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, जब उस कॉन्ट्रैक्ट को वो कर रहा है, ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑफ परफॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट एज इट टू इट्स अफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। मीन्स उस पर्सन को साउंड माइंड माना जाएगा। अनसाउंड माइंड का डेफिनेशन नहीं दिया है सेक्शन 12 में, अनसाउंड माइंड का डेफिनेशन नहीं दिया है। सेक्शन 12 इज टॉकिंग अबाउट साउंड माइंड। किसे साउंड माइंड माना जाएगा? उस पर्सन को जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के दौरान वो कैपेबल है, ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो समझ सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से मेरा क्या इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट को हमें करना चाहिए, रेशनल जजमेंट ले सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो उस पर्सन को साउंड माइंड माना जाएगा। उस गंभीरता को, कॉन्ट्रैक्ट की गंभीरता को अगर वो समझ सकता है तो उसे क्या माना जाएगा? साउंड माइंड माना जाएगा। कब समझ सकता है? जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तब। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind। अब यहाँ देखिए, एक पॉइंट यहाँ ये कहा है कि अगर वो यहां से लेकर के यहां तक कह रहा है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो चीजों की गंभीरता को समझने लायक है, कि वो चीजों की गंभीरता को समझ सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हित में है या नहीं है, उस चीज को समझ पा रहा है। दूसरा, यहाँ दूसरी बात कह रहा है इस पैरा में कि अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, जो कि ज्यादातर पागल की अवस्था में रहता है, उसे उसका दिमाग ज्यादातर काम नहीं करता, पागल की अवस्था में रहता है, ज्यादातर वो अनसाउंड माइंड की स्थिति में रहता है, बट अकेजनली, कभी कभी वो साउंड माइंड हो जाता है। और जब वो साउंड माइंड हो रहा है उसी समय उसने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट किया है। जब वो साउंड माइंड हो रहा है तो उसी समय क्या किया? उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अ पर्सन ही इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट अकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड। और ये कहा दूसरा पैरा। अब ये कह रहा है तीसरा पैरा कि वो पर्सन जो ज्यादातर साउंड माइंड में रहता है, दिमाग उसका स्थिर रहता है, वो चीजों को समझता है, लेकिन कभी कभी वो पागल हो जाता है, वो पागल हो जाता है, वो अनसाउंड माइंड हो जाता है। मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब वो पागल की अवस्था में रहता है। तो हम लोगों ने इस पैरा से तीन बातें समझी। कौन कौन सी बातें? अनसाउंड माइंड में पहला तो ये कि वो व्यक्ति हमेशा साउंड स्थिति में रहता है, वो चीजों को समझता है तब जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हमेशा वो साउंड माइंड में रहता है हमेशा। दूसरा कह रहा है वो यूजुअली अनसाउंड माइंड में रहता है, वो ज्यादातर अनसाउंड माइंड की स्थिति में रहता है, अनसाउंड रहता है, बट कभी कभी अकेजनली वो क्या हो जाता है? अकेजनली वो साउंड हो जाता है, उसे चीजें समझ में आने लगती हैं, अकेजनली वो साउंड माइंड की स्थिति में हो जाता है। तो वो व्यक्ति तब करेगा जब वो साउंड माइंड की स्थिति में रहता है, कभी कभी तब वो कॉन्ट्रैक्ट अगर करता है साउंड माइंड की स्थिति में, जब वो करता है कॉन्ट्रैक्ट तो उसे वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर वो ज्यादातर अनसाउंड माइंड की स्थिति में रहता है, उस दौरान अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो नहीं माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, वो वॉइड होगा। तो यहाँ देखिए प्रॉब्लम ये राइज होता है कि इसे प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है इस तरह के केसेस में, जब वो अकेजनली साउंड माइंड रहे या अकेजनली अनसाउंड माइंड रहे, तो उसे प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है कि भाई वो कब था साउंड माइंड, प्रूफ करना, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है इसमें प्रूफ करने में। लेकिन खैर यहाँ प्रूफ करने वाली बात हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि इसे किस तरह से डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, अनसाउंड माइंडनेस को, कि अनसाउंड माइंड जो पर्सन है वो कब
कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। पहला कि जब वो हमेशा साउंड माइंड रहता है स्थिति में। दूसरा, ज्यादातर अनसाउंड माइंड रहता है लेकिन कभी कभी साउंड माइंड हो जाता है। ज्यादातर, तीसरा कह रहा है ज्यादातर, ज्यादातर यूजुअली वो जो पर्सन है वो साउंड रहता है, उसे चीजें समझ में आती हैं, साउंड माइंड में रहता है। बट अकेजनली, अकेजनली क्या हो जाता है, कभी कभी अकेजनली वो अनसाउंड हो जाता है, अनसाउंड हो जाता है वो पर्सन। ठीक है, तो इस केस में, इस केस में वो तब माना जाएगा अकेजनली अनसाउंड माइंड जब वो, जब वो साउंड रहे। ज्यादातर वो साउंड रहेगा लेकिन कभी कभी जब वो पागल की स्थिति में रहेगा, अगर उस समय कोई कांटेक्ट करेगा तो उसे वॉइड माना जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से सेक्शन 12 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अनसाउंड माइंड को, पर्सन को। लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि सेक्शन 11 बात कर रहा है अनसाउंड माइंड पर्सन को के बारे में, अनसाउंड माइंड पर्सन के बारे में और माइनर के बारे में सेक्शन 11 बात कर रहा है। लेकिन सेक्शन 12 क्या बात कर रहा है, व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। सेक्शन 12 साउंड माइंड के बारे में बात कर रहा है, साउंड माइंड के बारे में। ये पॉजिटिव के, पॉजिटिव इसका वे है बात करने का, ये पॉजिटिव वे में बात कर रहा है कौन, सेक्शन 12। लेकिन सेक्शन 11 क्या बात कर रहा था, निगेटिव वे में बात कर रहा था। वो माइनर के बारे में बात कर रहा था कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अनसाउंड माइंड के बारे में बात कर रहा था कि अनसाउंड माइंड पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहा था कि अगर वो डिस्क्वालिफाइड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो वो क्या कर रहा था, निगेटिव सेंस में बात कर रहा था सेक्शन 11। सेक्शन 12 बात कर रहा है पॉजिटिव सेंस में, इसका पॉजिटिव वे है बात करने का। ये साउंडनेस को बता रहा है कि वो कब कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कब कब वो साउंड माना जाएगा। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी, सेक्शन 11 और 12 में बीच में डिफरेंस। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन है, इसका इलस्ट्रेशन भी देखते हुए चलते हैं। ए पेशेंट इन अ ल्यूनेटिक असाइलम, एक जो पेशेंट है वो ल्यूनेटिक असाइलम में रहता है, हु इज एट इंटरवल ऑफ साउंड माइंड मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द इंटरवल्स। अब वो ल्यूनेटिक असाइलम में रहता है लेकिन वो उस स्टेज पर है अभी कि वो साउंड माइंड के स्टेज पर है, उसको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं वो सही हो रहा है थोड़ा। तो उस दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इस पहले इलस्ट्रेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या होगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्यों, क्योंकि वो उस दौरान कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट जब वो साउंड माइंड के इंटरवल में चल रहा है, हु इज एट इंटरवल ऑफ साउंड माइंड। मीन्स अगर हम ये माने कि कोई पर्सन, ये जो है जो स्ट्रेट लाइन है ये डिनोट करती है साउंड माइंड को, एस एम हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये डिनोट करती है साउंड माइंड को। जब वो पर्सन अनसाउंड माइंड होता है तो ये ऊपर उठता है, ये होता है अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड को। फिर ये स्टेज आ गया साउंड माइंड का इसका, ठीक है। फिर ये स्टेज आ गया इसका अनसाउंड माइंड का, ऐसे ऐसे स्टेज चलता जा रहा है। तो जो इसका अनसाउंड माइंड वाला स्टेज है, अगर इस दौरान भले मान लो ये 1 महीने के लिए ऐसा रहता है, इस बीच में यहाँ पे 1 दिन के लिए रह जाता है ऐसे, है ना। हो सकता है यहाँ पे 1 साल के लिए साउंड माइंड की स्थिति में हो, 1 ईयर के लिए, हाँ। तो जिस दौरान ये साउंड माइंड की स्थिति में ये नॉर्मल लाइन आई है, इस दौरान अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो वैलिड होगा इस दौरान। लेकिन अगर इस दौरान जो ये ऊपर वाली है लाइन गई हुई, अगर इस दौरान कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वो क्या होगा, वो वाइड एबिनिसियो होगा, जैसे हम लोगों ने सेक्शन 11 में पढ़ रखा है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अनसाउंड माइंड की स्थिति में किया जा रहा है तो वो वाइड एबिनिसियो होगा, मतलब शुरू से ही ऐसा माना जाएगा कैसे जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। लेकिन अगर वो इस जो पैरेलल लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्थिति में किया गया है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इस स्थिति में किया गया है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। बी इलस्ट्रेशन को देखते हैं। अ सेन मैन, ठीक है, वो भाई अच्छा खासा आदमी है। हु इज डिलीरियस फ्रॉम फीवर और हु इज सो ड्रंक दैट ही कांट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। भाई उसे बहुत तेज बुखार चढ़ा है, 107-6 डिग्री बुखार चढ़ गया है उसे समझ में नहीं आ रही चीजें, वो क्या कर रहा है। वो सेन पर्सन है, वो इंसेन नहीं है। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये पहले से ही ल्यूनेटिक पर्सन था, क्योंकि वो लुनेटिक असाइलम में रह रहा था, वो पहले से अनसाउंड था। लेकिन
वहां रहते हुए भी, वो असाइलम में रहते हुए भी वो उस पीरियड में चल रहा था जब उसको सारी चीजें समझ में आ रही थी, वो साउंड माना गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो पर्सन है ये सेन है, पूरी तरह से सही है, इसे चीजें समझ में आती हैं, ये साउंड माइंड पर्सन है, साउंड माइंड पर्सन है। लेकिन लेकिन ये इस स्टेज पे चल रहा है कि इसे बहुत ज्यादा फीवर है, बहुत ज्यादा फीवर है, मतलब 105, 106, 107, 108 तक पहुंच गया कि बस अब तो पागल हो ही जाएगा। हु इज सो ड्रंक, या फिर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक किया हुआ है, उसने शराब पी रखी है, उसने ड्रग्स ले रखा है, या उसे ऐसा कोई भी जो भी अल्कोहल का जो भी कंजम्पशन है वो किया हुआ है, दैट ही कांट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो इस स्टेज पर है, इस फीवर के स्टेज पर है, इस ड्रंकनेस के स्टेज पर है कि वो टर्म्स को नहीं समझ पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट के, कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा जा रहा है, हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में साइन भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसको ये भी नहीं पता है। और फॉर्म ऑफ रेशनल जजमेंट एज टू इट्स अफेक्ट on his interest can't contract such delirious or drunkenness lasts। तो यहाँ ये कह रहा है कि अगर वो व्यक्ति उस स्टेज पर नहीं है कि वो समझ सके, जो कि इफेक्ट डाल रहा है, उसके इंटरेस्ट को समझ नहीं पा रहा है कि मेरे इसमें क्या लाभ हो रहा है, मेरा हानि हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के से, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है। अगर उसके पास कोई वॉच है, ये जो पर्सन है इसके पास कोई वॉच है जो कि 50,000 की है, 50K की है वॉच, ठीक है, अब वो भाई वो अल्कोहल लिया हुआ है, कंजम्पशन किया हुआ है, या वो फीवर के हालत में है, बहुत ज्यादा फीवर है, वो समझ नहीं पा रहा है चीजों को। अब वो इस वॉच को, उसे भाई फीवर था, उसे पैसे की जरूरत थी, उसने भाई पैसा चाहिए पैसा चाहिए, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि हमें किसको कितने में बेचना चाहिए, वो बेच देता है इस वॉच को केवल मात्र 5,000 पे, केवल 5,000 में उस वॉच को बेच दे रहा है, जबकि उसकी कीमत थी 50,000 की। तो जब वो 5,000 में केवल बेच दे रहा है, इससे क्या समझा जाएगा, इससे ये साफ क्लियर है कि वो इस स्थिति में नहीं था कि वो अपना इंटरेस्ट, अपना हित समझ सके उस कॉन्ट्रैक्ट से, उसके इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हित छुपा हुआ है उस चीजों को समझ सके। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा कि ये वॉइड है, ये वॉइड है। इस स्टेज में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसे वॉइड माना जाएगा। क्लियर है, ये दोनों इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं, क्योंकि एक बात करता है जो कि पागल है लेकिन इस स्टेज पे है कि वो अब पागल नहीं है, दूसरा बात कह रहा है कि वो पागल नहीं है, वो बहुत अच्छा खासा इंसान है, बहुत टैलेंटेड इंसान है, टॉपर था वगैरह वगैरह, लेकिन वो इस स्टेज पर है कि अब वो चीजों की गंभीरता को नहीं समझ पा रहा है। जिस क्षण वो चीजों की गंभीरता को नहीं समझ पाएगा, उस क्षण अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो वाइड माना जाएगा। ठीक है, आगे बात कर रहा है, अ पर्सन अंडर इंग्लिश लॉ लैक्स कैपेसिटी इन रिलेशन टू अ मैटर इफ एट द मटेरियल टाइम he is unable to make a decision for himself in relation to the matter because of the impairment or a disturbance in the functioning of mind or brain। इंग्लिश लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लॉ, देखिए इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ यहाँ पे दो तरह की डिफरेंट बातें कर रहे हैं, यहाँ पे दो डिफरेंट बातें कह रहे हैं। इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग अगर लॉ लैक्स कैपेसिटी इन रिलेशन टू द मैटर इफ एट द मटेरियल टाइम ही इज अनेबल टू मेक अ डिसीजन, अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है खुद के लिए बिकॉज ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ और डिस्टर्बेंस ऑफ फंक्शन ऑफ माइंड या ब्रेन, या उसके दिमाग में ऐसा कुछ हो गया है क्या, फिर उसके कोई दिमाग की जो नसें हैं वो इम्पेयर हो गई हैं, खराब हो गई हैं, किसी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है उसके दिमाग की नसों में, या उसकी जो माइंड है वो डिस्टर्ब है, तो अगर इस सिचुएशन में वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये चाहे इंडियन लॉ हो या इंग्लिश लॉ, इन दोनों कंडीशन में तो पहली बात ये वॉइड ही माना जाएगा, यहाँ वॉइड ही होगा दोनों कंडीशन में। लेकिन इफ इट इज इमटेरियल वेदर द इम्पेयरमेंट और डिस्टर्बेंस इज परमानेंट और टेम्पररी, क्या कह रहा है, इंग्लिश लॉ में ये इमटेरियल है, ये परमानेंट है या टेम्पररी है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने दे रखा है गजनी का, गजनी मूवी का, ठीक है, इसमें जो ये आमिर खान रहते हैं, ये इस स्टेज में रहते हैं कि ये कभी कभी चीजों की गंभीरता को समझते हैं और कभी कभी ये चीजों की गंभीरता को नहीं समझते हैं, इन्हें नहीं पता चलता कि ये
क्या करने वाले हैं अगले ही क्षण। तो इन्होंने इसलिए अपने बॉडी पे काफी सारी चीजें लिख के रखी है, क्योंकि ये कभी कभी क्या हो जाते हैं, ल्यूनेटिक बिहेवियर करते हैं। तो इनका जो बिहेवियर है वो क्या माना जा रहा है, वो टेम्पररी माना जा रहा है, परमानेंटली ये अनसाउंड नहीं है। तो जब ये परमानेंटली अनसाउंड नहीं है, लेकिन इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग इनको क्या माना जाएगा, अनसाउंड ही माना जाएगा, वो भले ही परमानेंट हो या टेम्पररी हो। इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग आमिर खान की इस स्थिति को क्या माना जाएगा, इसको अनसाउंड माइंड ही माना जाएगा, भले ही वो परमानेंट हो या टेम्पररी हो। अ पर्सन कांट बी डिक्लेयर्ड इनकैपेबल merely on the ground of age, appearance or on the basis of any assumption which is the result of his behavior। तो यहाँ पे इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग ये मैटर नहीं करता ये जो व्यक्ति है वो टेम्पररी है पागल या परमानेंटली पागल है, यह यहाँ पे मैटर नहीं करता। अगर वो पागल है, अनसाउंड है, बस ये चाहिए, ये मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए कि अनसाउंड माइंड है, भले ही वो पूरी तरह से हो, भले ही वो आधे तरह से हो, भले ही वो चीजों को कभी कभी समझता हो, भले ही वो चीजों को कभी कभी ना समझता हो, उसे कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो उसे क्या माना जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड माना जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 12 क्या दो बात कहा है, तीन बातें कही है सेक्शन 12 ने, कि वो साउंड माइंड हो, या तो वो परमानेंटली साउंड माइंड है, दूसरा क्या कह रहा है कि वो साउंड माइंड ज्यादातर रहता है, ज्यादातर ये साउंड माइंड रहता है, लेकिन कभी कभी अनसाउंड जैसा बिहेवियर करता है, या ज्यादातर अनसाउंड रहता है, कभी कभी साउंड जैसा बिहेवियर करता है। तो ये इनके केस में क्या था, ये कभी कभी चीजें इनको याद रहती थी, सारी चीजें इनको समझ में आती थी, इनको अपनी पास्ट हिस्ट्री सब याद थी, और कभी कभी ये खुद का नाम भी भूल जाते थे। तो जब ये नाम अपना खुद का भूल जा रहे हैं, खुद का नाम भूल जा रहे हैं, ये अपनी हिस्ट्री भूल जा रहे हैं, अगर उस स्टेज में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में ये एंटर करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। लेकिन ये उस स्टेज में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जब इन्हें सारी चीजें याद हैं, इन्हें हत्यारे को मारना था, अगर उस स्टेज में इन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, इन्होंने अगर उस स्टेज में कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो क्या माना जाएगा, वो वैलिड माना जाएगा, क्योंकि ये चीजों की गंभीरता को समझ सकते थे, इन्हें अपनी पास्ट, इन्हें अपना नाम, इन्हें अपनी सारी चीजें याद थी। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट he is capable of understanding it and of forming a rational judgment to its effect upon his interest। मीन्स अगर वो व्यक्ति भले ही साउंड माइंड है या अनसाउंड माइंड है, उसके साथ साथ ऐसा कुछ होता है कि बीच में ही वो चीजों की गंभीरता को समझने लगता है, वो पहचानने लगता है चीजों को, उसे अपनी हिस्ट्री, अपना पास्ट याद आ जाता है, वो उसे अपना इंटरेस्ट पता चल जाता है, तो उस दौरान अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर करता है तो उसे क्या माना जाएगा, उसे वैलिड माना जाएगा, उसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जा सकता है, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जा सकता है, भले ही वो बाद में क्या हो जाए, अनसाउंड हो जाए, भले ही वो पर्सन बाद में अनसाउंड हो जाए, उसे अपना इंटरेस्ट के बारे में न पता हो, भले ही वो 2 मिनट बाद वो अनसाउंड हो जा रहा है, लेकिन उस 2 मिनट पहले वो क्या था, साउंड था, उसे अपने आप अच्छा बुरा पता था 2 मिनट पहले। तो उस दौरान जब वो साउंड था, कॉन्ट्रैक्ट किया, वैलिड हो गया। अनसाउंड था, 2 मिनट बाद ही की बात है, तो क्या हो गया, वॉइड हो गया। क्लियर है यहाँ तक कि वॉइड कब हो रहा है और वैलिड कब हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंग्लिश लॉ में परमानेंट और टेम्परेरी जैसा कोई बात नहीं कहता, पागल है मतलब पागल है, लेकिन इंडिया में पागल को पागल नहीं कहा जाएगा जब तक वो पागल जैसा बिहेवियर ना करे। ठीक है, अगर वो अपनी चीजों को समझता है तो उसे पागल नहीं कहा जाएगा, अगर उसे अपना इंटरेस्ट पता है तो उसे पागल नहीं कहा जाएगा इंडिया में। ठीक है, उसे अनसाउंड माइंड नहीं कहा जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक केस लॉ है, इन केस कन्हैया लाल वर्सेस हर सिंह लक्ष्मण वंजारी, ये 1944 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, इट वॉज हेल्ड दैट मेयर वीकनेस ऑफ माइंड इज नॉट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अगर किसी का दिमाग कमजोर है, अगर किसी का दिमाग कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पागल है।
किसी का दिमाग कमजोर है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पागल है। ये बहुत बड़ी लाइन है इस केस में जो कही गई थी। मेंटल इनकैपेसिटी arising out of any reason deprives a person not only of full understanding of transaction but also of the awareness that he doesn't understand it. A person of unsound mind is thus not necessarily a lunatic. मतलब यहां तक ये भी कह रहा है अगर कोई व्यक्ति जो कि वीक माइंड का है इसका मतलब ये नहीं कि वो अनसाउंड माइंड है, और अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है तो जरूरी नहीं कि वो ल्यूनैटिक भी है। यानी ल्यूनैटिक जो स्टेज है वो अनसाउंड माइंड से भी बढ़कर है। अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है इसका मतलब ये नहीं कि वो ल्यूनैटिक भी है। इट इज सफिशियंट इफ द पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ जजिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट। यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेन यहाँ ये चीजें ये माना जाएगा, इस बेसिस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या वॉइड होगा अगर वो व्यक्ति कैपेबल है, भले ही वो वीक माइंड का हो, भले ही वो अनसाउंड माइंड का हो। अगर वो व्यक्ति कैपेबल है समझने में, जज करने में, किस चीज को जज करने में, कॉन्सिक्वेंसेस को, कि जो वो भी काम कर रहा है, जो जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर कर रहा है उससे उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से उसके इंटरेस्ट में या उसके फैमिली के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस आके खड़े होंगे। अगर वो इस चीजों को समझ रहा है, भले ही वो अनसाउंड माइंड है या उसका दिमाग जो है वो कमजोर है, अगर वो समझता है तो वो साउंड माना जाएगा अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो साउंड माना जाएगा और उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड माना जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि किसी व्यक्ति का दिमाग कमजोर है या कोई व्यक्ति मेंटल असाइलम में रहता है या कोई व्यक्ति ल्यूनैटिक है या कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है। यहाँ ये रीजन मैटर नहीं करता, यहाँ मैटर करता है उसकी कैपेबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी कि वो उस कॉन्सिक्वेंसेस को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। ठीक है? इस केस के बाद इससे रिलेटेड एक और केस लॉ देखेंगे जो कि इंदर सिंह वर्सेस परमेश्वर धारी सिंह का केस है। ये लैंडमार्क केस है, इंदर सिंह वर्सेस परमेश्वर धारी का केस। ये इस केस में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी थी जो जिसका दाम था 25,000 का, प्रॉपर्टी का दाम 25,000 का था, वॉज एग्रीड टू बी सोल्ड बाई द पर्सन फॉर ₹7,000 ओनली। वो प्रॉपर्टी को पर्सन जो है वो बेच रहा था केवल 7,000 में। प्रॉपर्टी थी 25,000 की, उस प्रॉपर्टी को पर्सन केवल 7,000 में बेचने के लिए रेडी हो गया। हिज मदर अप्रूव दैट ही वॉज अ कॉन्जेनिटल इडियट, मतलब कि बाय बॉर्न वो इडियट है। उसकी माँ ने ये प्रूफ किया कि वो जो लड़का है जो कि 25,000 की प्रॉपर्टी को केवल 7,000 में बेच रहा है वो बाय बॉर्न इडियट है, इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शन। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना बड़ा लॉस कर रहा है, उस ट्रांजैक्शन से वो कितना बड़ा लॉस कर रहा है। उसे ये उस माइनर को, उस इडियट पर्सन को, उसके बेटे को ये समझ, वो माइनर नहीं था, वो मेजर था, लेकिन वो क्या था, वो बायबॉर्न इडियट था और उसे कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता थे कि वो कितना बड़ा लॉस कर रहा है 25,000 की प्रॉपर्टी को केवल 7,000 बेच करके। दैट ही मोस्टली वंडर्ड अबाउट होल्डिंग द सेल टू बी void. Justice Sinha explained the effect of section 12 in the following passage. इस केस में जो जस्टिस सिन्हा थे उनका डिसीजन के अकॉर्डिंग उसको वॉइड माना गया, क्योंकि ये साफ तौर पे हमें दिख रहा है कि कोई प्रॉपर्टी अगर 25,000 की है उसे केवल 7,000 में बेच दिया जा रहा है और उसकी माँ भी ये कह रही है कि जो मेरा बेटा है वो बाय बॉर्न इडियट है। तो इससे साफ प्रूफ हो गया है कि वो जो ट्रांजैक्शन किया गया है वो मेंटली इल पर्सन के द्वारा किया गया है, वो मेंटली इतना कैपेबल नहीं था कि वो अपनी चीजों को, अपने इंटरेस्ट को समझ सके। ठीक है? तो जस्टिस सिन्हा ने एक्सप्लेन किया सेक्शन 12 के पैसेज को और उसके इफेक्ट को। ओके, जस्टिस सिन्हा कहते हैं द पर्सन इंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी पर्सन हु अंडरस्टैंड्स व्हाट ही इज डूइंग। जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहा है उस व्यक्ति को इतना समझ होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, उसे इतना समझ होना चाहिए कि वो रेशनल डिफरेंस पता कर सके कि वो सही है या गलत है, अपने जजमेंट के बारे में सोच सके।
कि वो उसके इंटरेस्ट में है या नहीं है। what he is about to do is to his interest or not, उसके इंटरेस्ट में है या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इतना समझ सकता है तो क्या माना जाएगा, वो साउंड माइंड माना जाएगा। द क्रूसियल पॉइंट देयरफॉर इज टू फाइंड आउट वेदर ही इज एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर ही हैज अंडरस्टूड इट। तो यहाँ पे मेन जो क्रूसियल पॉइंट है किसी भी फैक्ट में, किसी भी केस में, जो मेन पता करना है वो ये पता करना है कि जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है वो ये समझने के बाद एंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि वो व्यक्ति के लिए इंटरेस्ट में है या नहीं है, वो इस चीज को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। जस्टिस सिन्हा ने ये बात बोला कि जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, अगर वो ये समझने में कैपेबल है कि उसके लिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंटरेस्ट में है, तो उसे साउंड माना जाएगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, उसे नहीं पता है, उतना डिफरेंस नहीं पता कर पा रहा है कि उसके इंटरेस्ट में है या नहीं है, तो उसे अनसाउंड माना जाएगा। यहाँ बात क्लियर हो जाती है। ठीक है। अब कभी कभी लोग को कंफ्यूजन होता है कि ल्यूनैटिक एंड इडियट्स में क्या डिफरेंस होता है, ल्यूनैटिक एंड इडियट्स में क्या डिफरेंस होता है, अनसाउंड किसे कहते हैं। देखिए, अनसाउंड जो है वो बहुत ब्रॉडर एरिया है, अनसाउंड जो है वो बहुत ब्रॉडर एरिया जिसमें ल्यूनैटिक इडियट सब आ जाते हैं। वो व्यक्ति जो चीजों को नहीं समझ सकता, जो अपने हित को नहीं समझ सकता, उसे अनसाउंड ही कहा जाएगा। ल्यूनैटिक और इडियट में वो आ जाते हैं, ल्यूनैटिक किसी कॉन्सिक्वेंस की वजह से, कोई भी उसके साथ मेंटली इलनेस की वजह से, बुखार की वजह से, चोट लगने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से वो बाद में क्या हो गया हो, मेंटली इल हो गया हो, वो चीजों को नहीं समझ पा रहा है, वो वीक हो गया हो। ठीक है, उसे समझ नहीं आ रहा है, उसे चीजें समझ नहीं आ रही है, मतलब बाद में ऐसा हुआ। इडियट्स वो होते हैं जो बाई बॉर्न जनरली इडियट्स वो होते हैं जो बाई बॉर्न वीक होते हैं, जिनका दिमाग बाई बॉर्न वीक होता है, उसे इडियट्स कहते हैं। ल्यूनैटिक आफ्टर बॉर्न होते हैं, आफ्टर बॉर्न ये कॉन्सिक्वेंसेस झेलते हैं, कोई भी कॉन्सिक्वेंस की वजह से इनका जो दिमाग है वो कैपेबल नहीं होता कोई रेशनल डिसीजन लेने के लिए, कोई रेशनल जजमेंट लेने के लिए अपने इंटरेस्ट में, तो उसे ल्यूनैटिक कहा जाएगा। आफ्टर बॉर्न होता है ये प्रॉब्लम क्रिएट जनरली, और इडियट्स में ये बाय बॉर्न वीक होते हैं मेंटली, उसे इडियट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी माइनर अनसाउंड माइंड के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे डिसक्वालीफाइड पर्संस के बारे में, किनको डिसक्वालीफाइड माना जाता है। तो दोस्तों आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग। और दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, जो कि केवल 21 रुपीज का है। और इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।